भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक जिंदा कहानी है, एक देश के बदलने की, बढ़ने की कहानी। और इस कहानी में जो नए नए मोड़ आते हैं ना, बस उन्हीं को हम संशोधन कहते हैं। आज हम इसी सफर को, इन संशोधनों की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। पता है आज तक हमारे संविधान में कितनी बार बदलाव हुए हैं? पूरे 106 बार। जी हाँ, 106। अब ये सुनने में तो एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना सा नंबर लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे बदलावों को, इतने सारे संशोधनों को कोई याद कैसे रखे? क्या कोई तरीका है कि हम इस 106 संशोधनों के, कह सकते हैं, जंगल में खो ना जाएं? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, हम इसे एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे समझेंगे एक कहानी की तरह। एक ऐसी कहानी जिसके सिर्फ 4 चैप्टर हैं, और इन्हीं 4 चैप्टर में पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर ये है राष्ट्र निर्माण के दौर के संशोधनों के बारे में। सोचिए, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और उसके सामने कितनी चुनौतियां थीं। ये वो संशोधन है जिन्होंने हमारे देश की नींव को मजबूत किया। तो 1950 और 60 के दशक में सारा ध्यान किस पर था? जमीन का सही बंटवारा करना, यानी पहला संशोधन। फिर भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाना, जैसे कि 7वां संशोधन। और तो और दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, ये जो इलाके पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, उन्हें देश में शामिल करना। ये सब देश को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत बड़े और जरूरी कदम थे। और देखिए, जो पहला संशोधन था ना, वो बहुत खास था। क्योंकि इसका सीधा मकसद था जमींदारी को खत्म करना और भूमि सुधार लाना। पर इसमें एक मुश्किल थी कि इन कानूनों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता था। तो इसी से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। इससे हुआ ये कि सरकार को गरीबों में जमीन बांटने की ताकत मिली। एक बराबर समाज बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, ड्रामेटिक हिस्से पर। चैप्टर 2, अधिकारों का महायुद्ध। ये वो दौर था जब देश की दो सबसे बड़ी ताकतों, संसद और सुप्रीम कोर्ट, के बीच एक जंग छिड़ गई। जंग इस बात की कि संविधान को बदलने की असली ताकत किसके पास है। देखिए, 1970 का जो दशक था ना, वो संवैधानिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। इसकी शुरुआत हुई गोलकनाथ केस से। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो संसद ने 24वें संशोधन से पलटवार किया। ये टकराव बढ़ता गया और केशवानंद भारती केस में अपने चरम पर पहुंचा, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकला। और फिर इमरजेंसी के दौरान आया 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। ये स्लाइड उस पूरी वैचारिक लड़ाई का सार है। एक तरफ था 42वां संशोधन। इसने संसद को बेहिसाब ताकत दे दी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए और हमारे लिए मौलिक कर्तव्य भी लाए गए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इमरजेंसी के बाद आई जनता सरकार और उसने 44वें संशोधन से इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश की। लोकतंत्र को बचाने के लिए 42वें संशोधन के कई बड़े और कड़े बदलावों को पलट दिया गया। तो वो टकराव का दौर खत्म हुआ और अब फोकस बदला। अब सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय उसे आम लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचाने की बात होने लगी। ये है हमारा तीसरा चैप्टर, लोकतंत्र का विस्तार। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये 73वें और 74वें संशोधन से पहले बिल्कुल अलग था। इन 2 संशोधनों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने हमारी स्थानीय सरकारों, मतलब कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। असल में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। आसान भाषा में कहें तो शासन को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर लोगों के दरवाजे तक लाया गया। और ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं थे, ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, हर 5 साल में चुनाव होना तय हुआ, और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इन कदमों ने भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के चौथे और आखिरी चैप्टर पर। यह है नए भारत का दौर, मॉडर्न इंडिया का। यहां संशोधन अब देश की नई आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से संविधान को एक नया रूप दे रहे हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 21वीं सदी में संशोधनों का फोकस एकदम बदल गया है। अब देखिए, बात हो रही है शिक्षा के अधिकार की, 86वां संशोधन, एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी की, 101वां संशोधन, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की,
103वां संशोधन। ये सब आज के भारत की जरूरतें और प्राथमिकताएं दिखाते हैं। जीएसटी यानी 101वां संशोधन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक राष्ट्र एक कर का जो आइडिया था उसने भारत के पूरे आर्थिक नक्शे को ही बदल दिया। दर्जनों अलग अलग टैक्स खत्म हुए और एक सिंगल टैक्स सिस्टम आया। ये दिखाता है कि कैसे संविधान को नए दौर की आर्थिक जरूरतों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये थे कहानी के 4 चैप्टर। और अब वक्त है उस ट्रिक को जानने का, उस फ्रेमवर्क को समझने का जो इन सारे के सारे 106 संशोधनों को एक आसान से नक्शे में समेट देता है। और हमारा मूल मंत्र बस इतना सा है, इस लंबे सफर को याद रखने के लिए हर एक शब्द को रटने की जरूरत नहीं है, बस इन अध्यायों को, इन चैप्टर्स को याद रखिए। तो ये रही वो 4 स्टेप ट्रिक, बस इन 4 पड़ावों को याद रखना है। पहला, राष्ट्र निर्माण का दौर। दूसरा, अधिकारों का युद्ध। तीसरा, लोकतंत्र का विस्तार। और चौथा, एक नया भारत। बस इन 4 हिस्सों में ही 106 संशोधनों की पूरी कहानी छिपी है। इस फ्रेमवर्क से होता क्या है? 106 तथ्यों की एक भारी भरकम लिस्ट 4 चैप्टर्स की एक आसान सी कहानी बन जाती है। अब चाहे पहला संशोधन हो या 106वां, किसी भी संशोधन को आप इन 4 में से किसी एक चैप्टर में रखकर आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्यों और कब लाया गया था। देखिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। हमने अभी तक 4 चैप्टर देखे हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इसका